मित्रों, आज अपने साथी अभय जी के बुलावे पर उनके कॉलेज में आया और उन्होंने जब इस स्टूडियो में मुझे दाखिल किया तो एक बहुत सुखद अनुभूति हुई। हमारे विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में इस तरह का स्टूडियो भी है, यह प्राचार्य की दूरदर्शिता को दर्शा रहा है। तो इस मौके पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो देश में लागू की जा चुकी है और अपने बिहार में भी इसे लागू किया जा चुका है। 2 सत्रों में नामांकन भी हो चुका है, 2023-27 और 2024-28 में। जिस महत्वाकांक्षा के साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है, उसके सभी फायदे उठाने के लिए जिस तरह के अंतःसंरचनात्मक सुधार की जरूरत बिहार की उच्च शिक्षा को है, संयोग से उसके लिए तैयारी बिहार सरकार ने नहीं की है। अभी जैसे मित्रों 2 सत्र में नामांकन हो चुके हैं। 27 में 23 में जो बच्चे नामांकित हुए हैं वे पास आउट करेंगे। उसके बाद स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम किस रूप में लागू किया जाएगा। सीबीसीएस के नियमानुसार वह 1 साल का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन 1 साल के पाठ्यक्रम की कोई रूपरेखा अभी तक नहीं बनाई गई है। फिर वर्कलोड का क्या होगा स्नातकोत्तर विभागों में, इस पर कोई एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं की गई है, न राज्य सरकार की ओर से न राजभवन की ओर से। लेकिन शिक्षक समुदाय को इस पर सोचना होगा और जब आगामी सिंडिकेट की बैठक होगी तो हम लोग गुजारिश करेंगे कुलपति महोदय से कि कम से कम हमारा विश्वविद्यालय ही इस दिशा में पहल करे और यह जो संरचनात्मक परिवर्तन उपस्थित हो रहा है, उस संरचनात्मक परिवर्तन के आलोक में हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को, वहां के वर्कलोड को फिर से रीअसेस करें। साथ ही जो बच्चे 7वें 8वें सेमेस्टर में नामांकन लेने के लिए आवश्यक पॉइंट नहीं अर्जित कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए फिर जो 2 साल का पाठ्यक्रम होगा वो क्या अभी जो चल रहा है एमए का वैसा ही रहेगा या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। ये मौजूद विषय है जो बिहार की उच्च शिक्षा के कर्णधारों को सोचने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल शुरू नहीं हुई है, कोई चिंता दिख नहीं रही है, न राज्य सरकार की ओर से और न राजभवन की ओर से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, वह परिणाम तभी मिल पाएगा जब उसके मुतालिक हम अपना संरचनात्मक ढांचा, शिक्षकों की संख्या और शिक्षक छात्र इंटरेक्शन के नए तरीके इजाद कर पाएंगे, तभी होगा। मसलन एक और बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 23-27 से ही सीबीसीएस का यह पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है, लेकिन इस पाठ्यक्रम का जो मूल मकसद है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें जो बहुआयामी हो, जिसमें
डिग्री हासिल करने के साथ साथ अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र चुनने की भी सलाहियत हो, जिसके अंदर भारतीय संस्कृति और परंपरा का मूल्यबोध भी हो। यानी कौशल मूल्यबोध के साथ नई पीढ़ी में किस रूप में पैदा हो, ये हमारा बुनियादी सरोकार है। लेकिन अब हम अपने ही विश्वविद्यालय का देखें, जो 3 मुख्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम लगाए गए हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का, वैल्यू एडेड कोर्स का और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का, इसके नोडल डिपार्टमेंट कौन होंगे, इसके रिसोर्स पर्सन्स कौन होंगे, इसकी परीक्षा लेने की प्रणाली क्या होगी, ये इस पर हम लोग अभी मुकम्मल निर्णय नहीं कर पाए। ये समय की जरूरत है। मसलन जो रेगुलेशन है सीबीसीएस का, उसमें इन तीनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ तरीके से ओएमआर सीट पर ली जानी है, ताकि वर्कलोड उस रूप में शिक्षकों के ऊपर न पड़े। लेकिन हमारी परीक्षा व्यवस्था अभी इसके लिए अपने को तैयार नहीं कर पाई है। तो एक सिंडिकेट के सदस्य होने के नाते मैं अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से भी गुजारिश करूंगा कि वो ऑर्डिनेंस रेगुलेशन के अनुरूप इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा की पद्धति विकसित करें, ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। साथ ही यूनिवर्सिटी भी इसके पढ़ाई के लिए नोडल डिपार्टमेंट चिन्हित करे और उस नोडल डिपार्टमेंट को जो प्रत्येक कॉलेज में किसी शिक्षक को जिम्मेदार बनाए। इस तरह की एक कार्यप्रणाली विकसित करना आवश्यक है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़े उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की संरचना अभी तक इस रूप में अपने को तैयार नहीं कर पाई है। राज्य सरकार को भी अंतः संरचनात्मक विकास के लिए जो मदद करनी चाहिए, उसने अपने बजट में इन सब मुद्दों के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन किया नहीं है। तो यह सब कुछ चिंता के विषय हैं जो एनईपी 2020 को बिहार के विशेष स्थितियों में लागू करने में बाधा के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो एक गुजारिश है कि इन चुनौतियों के मुतल्लिक सरकार और राजभवन की ओर से आवश्यक निर्णय लिया जाए। और मैं एक बार फिर से इस महाविद्यालय के प्राचार्य मित्रवर अभय जी का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस स्टूडियो में इस बातचीत को रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मुहैया कराया। धन्यवाद।